हेलो एवरीवन, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, ऑस्टेड्स एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, तो उन्होंने सबसे पहले क्या बताया, इन ईयर 1820, ठीक है, मतलब कुछ 200 साल पहले एग्जैक्ट आप बोल सकते हो अभी तो। ठीक है, कि जब एक वायर है उसमें से करंट पास होता है तब उसके पास रखी हुई जो नीडल है, सपोज आपने कंपास रखा हुआ है तो उसमें डिफ्लेक्शन आएगा और ये परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट ये अलाइन होती है। ठीक है, मतलब हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म ये चीज़ को 2000 ईयर्स से जानते हैं, बट इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है ये हमें पता चला सिर्फ 200 साल पहले। ठीक है, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म दोनों के बीच में जो रिलेशन है और उसका जो साइंस है वो स्टार्ट हुआ। ठीक है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑस्टेड नाम के एक लेक्चरर ने किया था। ओके, और उन्होंने बताया कि जब इलेक्ट्रिक करंट अगर किसी वायर में से पास करते हैं तब मैग्नेटिक नीडल है वो परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ करंट अलाइन होती है। ठीक है, फिर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स आगे बढ़ते गए। ठीक है, जैसे कि हम बोल सकते हैं जेम्स मैक्सवेल, जगदीश चंद्र बोस, हेनरी हर्ट्ज, मार्कोनी, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं। ठीक है, हम कहाँ से कहाँ तक पहुँचे ये भी समझो कि सबसे पहले हम सिर्फ मैग्नेटिज्म को यही मानते थे कि बस एक कोई भी एक नेचुरल एक मैग्नेट है और वो आयन के साथ अट्रैक्ट होता है या आयन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। दो नॉर्थ पोल है उनको पास लाओ तो रिपल्शन होता है, साउथ एंड नॉर्थ को पास लाओ तो अट्रैक्शन होता है। बस हमें सिर्फ इतना ही पता था। जब हमें पता चला कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में कोई ना कोई रिलेशन है तब हम उस डायरेक्शन में आगे बढ़े और फिर हमने बनाए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मतलब बहुत सारे लॉज की हेल्प से मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट करने के लिए थियरी बनाई और उसी थियरी पे वर्क करते हुए हर्ट्ज ने रेडियो वेव्स बनाए। ठीक है, हर्ट्ज ने रेडियो वेव्स को डिस्कवर किया और जगदीश चंद्र बोस एंड मार्कोनी ने प्रोड्यूस भी किया। ठीक है, मतलब प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो जगदीश चंद्र बोस एंड मार्कोनी नाम के साइंटिस्ट ने किया इन 19th सेंचुरी। ठीक है, और धीरे धीरे फिर हम इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसकी स्पीड का यूज़ करने लगे, क्योंकि हमें पता है कि लाइट की स्पीड क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब अगर ये वेव्स को हम कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करने लगे तो इतनी स्पीड से हम इंफॉर्मेशन को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे लेके जा सकते हैं। ठीक है, और फिर हम पहुंच गए मोबाइल कम्युनिकेशन तक। ठीक है, तो ये चैप्टर में हम बेसिक से वेरी बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना, मैंने कुछ डायग्राम्स लिए हुए हैं। सपोज डायग्राम ए। ठीक है, अब ये चैप्टर में आप डायरेक्शंस याद रखना सबसे पहले, क्योंकि हम जो पढ़ेंगे वो एक स्क्रीन में पढ़ेंगे। तो ये स्क्रीन के पास तो 2 ही डायमेंशन है ना, 2D। मतलब मैं एरो इस तरफ ड्रॉ कर सकता हूँ, इस तरफ ड्रॉ कर सकता हूँ। अब बाहर की ओर आने वाला तो नहीं ड्रॉ कर सकता। तो ऑलवेज याद रखना, अगर जब मैंने यहाँ पे ऐसे करके डॉट किया हुआ है तो ये आउटवर्ड डायरेक्शन है, मतलब पेज में से बाहर आने वाली डायरेक्शन। और ये अगर मैंने क्रॉस कर दिया तो ये इनवर्ड डायरेक्शन है, मतलब पेज के अंदर जाती हुई डायरेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डॉट है, मतलब जो वायर है उसमें से इलेक्ट्रिक करंट है वो पेज से बाहर की ओर आ रहा है। ठीक है, तो उसी पोजीशन पे आप अपना थंब रखो, क्योंकि आप ये 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो। उसी पोजीशन पे अपना थंब रखो तो अपनी जो उंगलियां है उसको आप ये डायरेक्शन में घूमते हुए पाओगे। ठीक है, आपको क्या करना है, सेंटर पे बाहर की ओर आए वैसे अपना थंब रखना है बस। ठीक है,
तो उसी डिरेक्शन में यहाँ पे देखो मैग्नेटिक नीडल्स बहुत सारी दिखाई दे रही है आपको। ये एन पोल है, ये एस पोल है। सेम वे यहाँ पे एन पोल एस पोल, ये जो आपको डार्क नज़र आ रहा है वो एन पोल है, और ये जो इतना एरिया खाली है वो साउथ पोल है। इसलिए देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। The wire is perpendicular to the plane of the paper. A ring of compass needles surrounds the wire. The orientation of the needles is shown when first the current emerges out the plane of the paper. जब करंट पेपर के प्लेन में से बाहर की ओर आ रहा है तब ये मैग्नेटिक नीडल्स ये डायरेक्शन में अलाइन होती है। सेम वे यहाँ पे देखो क्रॉस है, इसका मतलब क्या कि करंट है वो अंदर की ओर जा रहा है। तो फिर आप अपना थंब है वो पेज के अंदर की ओर जाते हुए रखो, तो आपको अपनी उंगलियां है वो इस तरफ मुड़ते हुए नज़र आएगी। इसीलिए यहाँ पे नॉर्थ पोल होगा और यहाँ पे साउथ पोल होगा। ठीक है। द करंट मूव्स इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। ओके। और थर्ड देखो, द अरेंजमेंट ऑफ आयन फिलिंग्स around the wire. The darkened ends of the needle represent north pole. Okay. The effect of the earth's magnetic field is neglected. यहाँ पे हमने अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की इफेक्ट को निगलेक्ट किया हुआ है। क्लियर। चलो, तो ये चैप्टर में थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे याद रखना है। जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से डिनोट करते हैं वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड को आप बी से डिनोट करोगे। ठीक है। मतलब बी क्या रहेगा यहाँ पे ये चैप्टर में, मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या रहेगा, टेस्ला। ठीक है। चलो यहाँ तक क्लियर। अब अदर यूनिट की बात कर लें। अदर यूनिट में एक आएगा गॉस, और ये भी याद रखना है 1 गॉस इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। ठीक है। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। ये इंट्रोडक्शन पार्ट है तो अच्छे से ध्यान देना। इन दिस चैप्टर वी विल सी हाउ मैग्नेटिक फील्ड एग्जर्ट forces on moving charged particle like electrons, protons and current carrying wires. We shall also learn how currents produce magnetic fields. We shall see how particles can be accelerated to very high energies in a cyclotron. ठीक है। मतलब आपको यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले कि मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे मूविंग चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है। अगर कोई करंट कैरिंग वायर है तो उसके ऊपर कैसे फोर्स लगाता है। उसके बाद अगर कोई करंट है तो वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस करता है, कौन सी वैल्यू का प्रोड्यूस करेगा, कौन सी डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। और उसके बाद हमें ये भी देखना है कि किसी पार्टिकल को हम इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से कैसे एक्सेलरेट कर सकते हैं, जैसे हम करते हैं साइक्लोट्रॉन में। तो साइक्लोट्रॉन नाम की एक डिवाइस है जिसमें हम चार्ज्ड पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करेंगे। ठीक है। वी शैल स्टडी हाउ करंट्स एंड वोल्टेजेस आर डिटेक्टेड बाय गैल्वेनोमीटर। तो मतलब ये चैप्टर में हमें गैल्वेनोमीटर भी पढ़ना है, एमीटर भी पढ़ना है, वोल्टमीटर भी पढ़ना है। क्लियर। ओके। इन दिस एंड सबसिक्वेंट चैप्टर ऑन मैग्नेटिज्म वी अडॉप्ट द फॉलोइंग कन्वेंशन। कौन कौन से कन्वेंशन हमें याद रखने हैं। तो द करंट और अ फील्ड emerging out of the plane of the paper is depicted by a dot, ये हमने बात कर ली है। और अगर into the plane of paper है तो फिर क्रॉस। ठीक है। चलो अभी स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड एंड लॉरेंट्ज फोर्स। तो सबसे पहली चीज़ याद रखो एक, कि कोई भी पार्टिकल जो इफ़ेक्ट जनरेट करता है वही इफ़ेक्ट वो सेंस भी करेगा। जो इफ़ेक्ट जनरेट करता है वही इफ़ेक्ट वो सेंस कर सकता है।
जैसे मैं बात करूँ मास की, तो मास है वो ग्रेविटेशनल फील्ड जनरेट करता है, आपको पता है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड अगर जनरेट कर सकता है तो फिर वो डिटेक्ट भी कर सकता है। मतलब किसी मास को स्पेस में रखो तो वो अपने आसपास ग्रेविटेशनल फील्ड जनरेट करेगा, और किसी मास को ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर रखो तो वो कोई ना कोई फोर्स है वो फील करेगा। सेम वे कोई एक चार्ज है जिसको मैं नाम दे दूँ Q, और मैंने रखा हुआ है स्टेशनरी, मतलब वेलोसिटी है 0, तो ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही सेंस कर सकता है। तो यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखने जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो Q इंटू ई। बट मैग्नेटिक फोर्स होगा 0। रीज़न क्या है कि वो चार्ज स्टेशनरी है, और स्टेशनरी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं करता। अगर वो जनरेट नहीं करता तो फिर वो उसको सेंस भी नहीं कर पाएगा, मतलब उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की कोई इफेक्ट नहीं होगी, ना कोई फोर्स लगेगा। समझ में आया? तो ये हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज इन स्टेशनरी कंडीशन। अगर मैं चार्ज ले लूँ मूविंग, तो हो सकता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट करें। तो ऐसे चार्जेस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी फोर्स है वो फील करेंगे, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी फोर्स फील करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला दिया लॉरेंट्ज नाम के साइंटिस्ट ने, मतलब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद। ठीक है, तो हम ले लेते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो मैं नाम दे देता हूँ F E वेक्टर, तो इक्वल टू Q इंटू क्या बनेगा, E वेक्टर बनेगा। सेम वे अगर मैं ले लूँ मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, जैसे हमने पहले बात की, अगर चार्ज मूविंग है तभी फोर्स लगेगा, तो FM वेक्टर आएगा वो Q इंटू V क्रॉस B वेक्टर रहेगा। ठीक है, और अगर दोनों फील्ड प्रेजेंट है, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक दोनों फील्ड है, और उसमें कोई चार्ज मूव कर रहा है, अब वो मूविंग चार्ज है तो इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक दोनों इफेक्ट जनरेट भी कर सकता है, सेंस भी कर सकता है, तो फिर दोनों फोर्स लगेंगे, और दोनों फोर्स का हम यहाँ पे क्या करेंगे, वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो ये आपकी टेक्स्ट बुक का टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड, या तो और मैग्नेटिक फील्ड समझना है, और उसके बाद लॉरेंट्ज फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना, लेट अस सपोज दैट देयर इज अ पॉइंट चार्ज Q मूविंग विथ अ वेलोसिटी V located at small r at a given time t in presence of both electric field and magnetic field। यहाँ पे जो बोल्ड लेटर्स है उसका मतलब समझना है कि वो वेक्टर क्वांटिटी है। किसी भी वेक्टर को आप रिप्रेजेंट कुछ इस तरह करोगे, सपोज A वेक्टर है, तो A वेक्टर को आप या तो ऐसे बोल्ड लेटर्स में लिखो, अगर बोल्ड लेटर्स में नहीं लिखना है तो एरो कर दो। ठीक है, द फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक चार्ज Q ड्यू टू बोथ ऑफ देम कैन बी रिटन एज, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, F इक्वल टू F इलेक्ट्रिक प्लस F मैग्नेटिक, मतलब Q इंटू ई वैक्टर प्लस V क्रॉस B वैक्टर, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, नेट फोर्स जो बनेगा वो दोनों की हेल्प से बनेगा। ओके, ये सब हटा देते हैं। यहाँ पे मैं टोटल फोर्स ले लेता हूँ, तो F इक्वल टू आप याद रखोगे FE प्लस FM। ठीक है,
तो F इक्वल टू बनेगा Q, कॉमन निकल जाएगा, इंटू E प्लस V क्रॉस B। ठीक है, चलो तो ये फॉर्मूला कंपलसरी याद रखना है, F इक्वल टू Q इंटू E प्लस V क्रॉस B। अब क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन कैसे हम ढूंढते हैं वो आप ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, फिर भी मैं यहाँ पे रिपीट कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया ना आपने 11th स्टैंडर्ड पढ़ा, तो शायद भूल गए होंगे। ठीक है, दिस फोर्स वॉज गिवन फर्स्ट बाय H.A. लॉरेंस बेस्ड ऑन द एक्सटेंसिव एक्सपेरिमेंट्स ऑफ एम्पियर एंड अदर्स। इट इज़ कॉल्ड द लॉरेंस फोर्स। यहाँ पे ये फॉर्मूला की हेल्प से जो फोर्स मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, लॉरेंस फोर्स। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन डिटेल द फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, F इक्वल टू Q इंटू E, ये हमने ऑलरेडी डिटेल में पढ़ा हुआ है। इफ़ वी लुक एट द इंटरेक्शन विद द मैग्नेटिक फील्ड वी फाइंड द फॉलोइंग फीचर्स। देखो मैग्नेटिक फोर्स है वो क्या है, इट डिपेंड्स ऑन Q, V एंड B, मतलब V वेक्टर एंड B वेक्टर का है यहाँ। चार्ज ऑफ द पार्टिकल, द वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स ऑन अ नेगेटिव चार्ज इज ऑपोजिट टू दैट ऑन अ पॉजिटिव चार्ज। मतलब अगर मैं बोलूँ कि कोई एक पार्टिकल है, समझना, कोई एक पार्टिकल है वो कुछ ये डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, ठीक है, V वेलोसिटी से, और मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन में है, और ये चार्ज यहाँ पे जो मैंने रखा हुआ है वो प्लस Q है। आप मान के चल सकते हैं कि ये प्रोटॉन है, प्लस Q। और सेम कंडीशन में अगर ले लूँ नेगेटिव चार्ज के लिए, समझना, सेम कंडीशन में यहाँ पे ले रहा हूँ नेगेटिव चार्ज के लिए, तो ये है माइनस Q। ठीक है, ओके, तो दोनों के लिए फोर्स फाइंड करने जाए तो प्लस Q के लिए क्या लिखेंगे हम, तो Fm इक्वल टू Q इंटू क्या करेंगे, V क्रॉस B। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही नहीं, और दूसरे के लिए क्या करेंगे, Fm इक्वल टू तो माइनस Q इंटू V क्रॉस B। मतलब एक की डायरेक्शन कौन सी आएगी, V क्रॉस B वाली, और दूसरे की डायरेक्शन V क्रॉस B से ऑपोजिट, क्योंकि नेगेटिव साइन आ रहा है। चलो तो यहाँ पे मैं अगर V क्रॉस B घुमाऊँ तो ये पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, दोनों वेक्टर जहाँ पे मिल रहे हैं, ये वाला पॉइंट देखो यहाँ पे, वहाँ पे अपना थंब रखो और अपनी उंगलियों को V से B की ओर घुमाओ। तो उंगलियों को जब V से B की ओर घुमा रहे हो तब थंब है वो अंदर की तरफ जाएगा, मतलब यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो गोइंग इनसाइड द पेज, ये डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, तो नेगेटिव Q में क्या हो रहा है, तो नेगेटिव Q में V क्रॉस B अंदर की ओर जा रहा है, बट फोर्स लगेगा ऑपोजिट टू V क्रॉस B, ऑपोजिट टू द V क्रॉस B। मतलब यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो आउटसाइड द पेज की डायरेक्शन में लगेगा। समझ में आया, V क्रॉस B से ऑपोजिट साइड फोर्स लगेगा, नेगेटिव चार्ज है तो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सेकेंड फीचर, द मैग्नेटिक फोर्स Q इंटू V क्रॉस B इंड्यूसेस अ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। द वेक्टर प्रोडक्ट मेक्स द फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड when it becomes zero if velocity and magnetic field are parallel और anti-parallel। अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ये डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड भी वही डायरेक्शन में, एंगल क्या बन गया, ज़ीरो, और अगर एंगल बन गया ज़ीरो तो Fm क्या बनेगा, तो Q इंटू वी क्रॉस बी, मतलब QVB साइन 0 डिग्री, तो आंसर आएगा ज़ीरो। अगर वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में है, एग्जैक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो एंगल बनेगा 180 डिग्री, तब भी साइन 180 क्या आएगा, आंसर ज़ीरो। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि अगर कोई पार्टिकल
मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में या तो उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो उसके ऊपर कोई मैग्नेटिक फोर्स लगेगा नहीं। तो मैग्नेटिक फोर्स कैसा रहेगा? तो मैग्नेटिक फोर्स है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। मैग्नेटिक फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी लगेगा। क्लियर? V क्रॉस B जो है, सपोज यहाँ पे B है, यहाँ पे V है, तो इन दोनों से सपोज ये प्लेन बना, ये पूरा प्लेन जो आपके स्क्रीन के ऊपर है, तो इन दोनों से जो प्लेन बनता है उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है the force act in a sideway direction perpendicular to both the velocity and magnetic field। वेलोसिटी यहाँ पे देखो, एक आपको प्लेन दिखाया हुआ है, यहाँ पे वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड एक ही प्लेन में है, तो फोर्स जा रहा है वो परपेंडिकुलर टू प्लेन मेड बाय वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। क्लियर? और राइट हैंड थंब रूल भी आपको वहाँ पे दिखाया हुआ है। ओके, इट्स डायरेक्शन इज गिवन बाय द स्क्रू रूल और राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, फॉर वेक्टर प्रोडक्ट द मैग्नेटिक फोर्स इज जीरो इफ चार्ज इज नॉट मूविंग, ओनली अ मूविंग चार्ज फील द मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, ये थर्ड फीचर, तो आपको ये भी याद रखना है। देखो फर्स्ट क्या था, तो मैग्नेटिक फोर्स है वो क्यू वी बी तीनों पे डिपेंडेड है। सेकंड क्या था, तो डायरेक्शन पे डिपेंडेड है। थर्ड क्या था कि अगर वेलोसिटी ज़ीरो है मतलब चार्ज मूविंग नहीं है तो फिर वो मैग्नेटिक फोर्स को फील नहीं करेगा। ठीक है, द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फोर्स हेल्प अस टू डिफाइन द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इफ वन टेक्स क्यू एफ एंड वी ऑल टू बी यूनिटी। समझना, क्यू एफ एंड वी, एफ इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, क्यू वी बी। अगर मैं थीटा ले लूँ 90 डिग्री और मैं एफ ले लूँ 1, क्यू ले लूँ 1, वी ले लूँ 1, तो जो मुझे मिलेगा वो क्या बन जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का अगर आपको यूनिट डिफाइन करना है तो क्या करोगे, तो आप बोलोगे कि अगर 1 कूलम चार्ज है 1 मीटर पर सेकेंड की हेल्प से स्पीड से भाग रहा है और उसके ऊपर अगर फोर्स लग गया 1 न्यूटन और उसके ऊपर फोर्स लग गया 1 न्यूटन, देन द फील्ड इज सेड टू बी ऑफ 1 टेस्ला। तो आप ये तीन डेटा की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट डिफाइन करोगे कि अगर मैंने चार्ज लिया 1 कूलम, उसकी स्पीड रखी 1 मीटर पर सेकेंड और फोर्स लग गया 1 न्यूटन, तो फिर वहाँ पे जो फील्ड प्रेजेंट था उसकी वैल्यू होगी 1 टेस्ला। तो यहाँ पे देखो सेम वैसे ही, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी इज 1 SI यूनिट when the force acting on a unit charge मतलब 1 कूलम मूविंग परपेंडिकुलर टू P। इससे क्या पता चल गया कि एंगल इज 90 डिग्री विथ अ स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड इज 1 न्यूटन। समझ में आया? 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भाग रहा है और फोर्स लग गया 1 न्यूटन, तब हम बोल सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका ऐसा यूनिट है वो 1 होगा, और ऐसा यूनिट को हमने नाम दिया है टेस्ला, तो आएगा 1 टेस्ला। Dimensionally, we have B equal to F divided by QV and the unit of B are Newton second per coulomb meter. This unit is called Tesla, named after Nikola Tesla, 1856 to 1943. Tesla is a rather large unit. लार्ज यूनिट कैसे है समझो, कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड आप देखने जाओगे तो 10⁻⁴ टेस्ला में आएगा। ठीक है, 10⁻⁴, 10⁻⁵ टेस्ला अराउंड आएगा। लेबोरेटरी में भी हम मैक्सिमम 1 टेस्ला तक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए कहा गया है कि दिस यूनिट इज कॉल्ड टेस्ला, नेम्ड आफ्टर निकोला टेस्ला। टेस्ला इज रेदर लार्ज यूनिट। अ स्मॉलर यूनिट कॉल्ड गॉस, 10⁻⁴ टेस्ला is also often used. The Earth's magnetic field is about 3.6 into 10⁻⁵ Tesla.
ओके। और यहाँ पे देखो आपको टेबल दिया हुआ है, उसमें भी यहाँ पे देखो टेबल दिया हुआ है, उसमें भी कोई कोई आपको फिजिकल सिचुएशन दी हुई है और वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना बन रहा है वो दिया हुआ है। तो ठीक से देखना, हम यहाँ पे नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं। इंटरस्टेलर स्पेस 10⁻⁻12 टेस्ला, बहुत ही छोटा। ह्यूमन नर्व फाइबर 10⁻10 टेस्ला। ऑन द अर्थ सरफेस 10⁻5 टेस्ला की रेंज में आएगा मैग्नेटिक फील्ड। नियर स्मॉल बार मैग्नेट 10⁻2 टेस्ला, मतलब थोड़ा स्ट्रॉन्ग बना मैग्नेटिक फील्ड। टिपिकल लार्ज फील्ड इन लेबोरेटरी तो 1 टेस्ला तक जाएगा। सरफेस ऑफ अ न्यूट्रॉन स्टार, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बन जाती है 10⁸ टेस्ला। ठीक है, चलो तो आज हमने लॉरेंट्ज फोर्स तक पढ़ा। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर है, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, और उसके बाद मोशन ऑफ अ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, ये एक बार देख लेंगे और फिर कुछ एग्जाम्पल्स। ठीक है, ऐसे सिलेबस आगे बढ़ाएंगे। यहाँ तक किसी को अगर कोई डाउट है तो कांटेक्ट कर सकता है। ओके, थैंक यू।